दोस्तों डायरिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम में से हर किसी को साल में एक दो बार तो डायरिया होता ही होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डायरिया को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से केसेस में और मैक्सिमम केसेस में एंटीबायोटिक्स की कोई जरूरत ही नहीं होती डायरिया में। रादर अगर आप एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेते हैं तो उससे आपके पेट के हेल्दी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है, जो आपको स्टमक इन्फेक्शन के लिए और ससेप्टेबल बना देता है। सरप्राइज, राइट? तो अब आप मुझसे पूछोगे कि अगर एंटीबायोटिक्स यूजफुल नहीं है तो हमें डायरिया के लिए क्या यूज करना चाहिए, डायरिया को कैसे मैनेज करें? क्या कोई और दवाई है डायरिया को मैनेज करने के लिए? क्या कोई इफेक्टिव होम रेमेडी है डायरिया को मैनेज करने के लिए? क्या खाना चाहिए हमें, क्या नहीं खाना चाहिए डायरिया के टाइम पर? इस तरह के सभी सवालों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको एंटीबायोटिक्स से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट बहुत डेंजरस बात बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बहुत अटेंशन के साथ अंत तक देखते रहिए। दोस्तों डायरिया एक बहुत ही परेशान करने वाली एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। इमेजिन कीजिए आपका एक बहुत बड़ा दिन है, कोई इंटरव्यू है या कोई बहुत बड़ी मीटिंग है बिजनेस क्लाइंट के साथ में, या आप अपने चाहने वालों के लिए कोई प्रपोजल प्लान कर रहे हो और जस्ट एक दिन पहले डायरिया हो जाए। बहुत ऑफुल सिचुएशन है, राइट? मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो इस तरह की सिचुएशन को फेस कर चुके हैं और सभी के साथ बहुत ही अजीब चीजें हुई हैं। पर ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसको संभालने का तरीका क्या है? पहली बात, तो अगर ऐसा कोई बड़ा इवेंट आ रहा हो आपकी लाइफ में और डायरिया हो जाए तो अपने आप को फोर्स मत कीजिए ऐसे इवेंट्स को अटेंड करने के लिए, वरना ये उल्टा पड़ सकता है आप पे। उनको ऑनेस्टली बता दीजिए कि आपको डायरिया हुआ है। ट्रस्ट मी, सब समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन होती है, ये कितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है। तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा इस चीज के लिए। जल्दी से रिकवर होइए, रीशेड्यूल कीजिए और फिर अच्छे रिजल्ट्स पाइए। दूसरा, डायरिया से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए आपके दिमाग में, ताकि पहला सिम्टम आपको डायरिया का दिखे तभी से आप इंपॉर्टेंट स्टेप्स, राइट स्टेप्स लेना शुरू कर दें, ताकि आपका डायरिया जल्द से जल्द सही तरीके से मैनेज हो जाए। अब इसके लिए आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, तो वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अब तक आपने जो कुछ भी समझा है ना डायरिया के बारे में, वो थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दीजिए और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, कि कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं जो आपने आज तक कभी सुनी नहीं है। तो बहुत अटेंशन के साथ में ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा। सो डायरिया क्या होता है? जब भी हमको लूज स्टूल या वाटरी स्टूल्स होते हैं, अर्जेंसी होती है स्टूल पास करने की और दिन में कई बार ये रिपीट होता है, तो हम उसको डायरिया कहते हैं। मोस्टली इसके साथ अदर सिम्टम्स भी एसोसिएट होते हैं, जैसे कि नौशिया, पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स आना, ब्लोटेड फील करना, पेट फूला फूला लगना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी के सिम्टम्स लगना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टूल पास होना, उसके साथ स्टूल का फाउल स्मेलिंग आना, थोड़ा ग्रीनिश ब्लैकिश या रेडिश कलर का स्टूल होना, इस तरह के सिम्टम्स दिख सकते हैं। डायरिया बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक्यूट डायरिया जो कि 2 से 4 दिन तक रह सकता है। ये मोस्टली इन्फेक्शन या फूड एलर्जी, फूड इंटॉलरेंसेस या कभी कभी किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो सकता है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, एमोक्सिसिलिन है, इनको लेने से डायरिया हो जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है परसिस्टेंट डायरिया की, जिसमें सिम्टम्स जो है वो 2 से 4 हफ्ते तक रह सकते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है क्रॉनिक डायरिया की, जहां पर आपके सिम्टम्स 4 हफ्ते से भी ज्यादा रहते हैं। प्रोबेबल कॉजेस क्या क्या है इसके? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, छोटी आंत की कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ सर्जरीज होती है जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई, रेक्टल रिसेक्शन हो गया। डायरिया यूजुअली एक सिंपल तकलीफ होती है, उसको होम रेमेडीज से थोड़ी बहुत मेडिसिन लेके हम इजीली ठीक कर सकते हैं। बट कुछ केसेस में, फॉर एग्जांपल अगर बहुत डेंजरस अंडरलाइंग कॉज है या ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में बहुत डिले हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में डायरिया में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि सिवियर पानी की कमी हो जाना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाना, किडनी फेलियर हो जाना, बीपी का बहुत कम हो जाना, सर्कुलेटरी शॉक बोलते हैं उसको, बेहोश हो जाना, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इस तरह की तकलीफें, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसके कारण प्रॉबेबली आईसीयू में भी रहना पड़ सकता है या बहुत वर्स्ट सिचुएशन में डेथ भी हो सकती है। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही पहला सिम्टम दिखे आपको डायरिया का, इमीडिएटली सही स्टेप्स लेना शुरू कर दें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो क्या कर सकते हैं हम? चलिए एक 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 करके सारे सुपर इफेक्टिव टिप्स हम देखेंगे, जिससे आपका डायरिया जल्द से जल्द छूमंतर हो जाएगा, वो भी घर में आराम से।
पहला टिप है, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आमतौर पर डायरिया में पतला स्टूल्स होता है, तो उसके उसके साथ हमारी बॉडी का पानी और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस हो जाता है। साथ ही साथ नौशिया या पेट फूलने के कारण हमारा खाना पीना भी कम हो जाता है। तो इस कारण से बहुत चांसेस हैं कि हमको पानी की सिवियर कमी हो जाए। ऐसे में इसको ठीक करने के लिए या मैनेज करने के लिए पूरे दिन हमें सिप सिप करके प्लेन पानी हो गया या तो फिर बटर मिल्क छाछ हो गया, ओआरएस सॉल्यूशन हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, इस तरह की चीजें हमें लगातार पीती रहनी चाहिए। 90% केसेस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे अगर आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है तो। साथ ही साथ इससे आप जल्दी भी रिकवर हो जाओगे। बेस्ट अगर आप ड्रिंक पूछोगे मेरे से तो बेस्ट ड्रिंक है बटर मिल्क छाछ, उसमें थोड़ा अदरक का जूस या सूखा हुआ अदरक जो सौंठ होता है वो डाल के, या दूसरा जीरे का पानी। ये दोनों बहुत इफेक्टिव होते हैं डायरिया को तुरंत रोकने के लिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लिक्विड में आपको चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स या दूध से बने पदार्थ नहीं लेने हैं। दूसरा इफेक्टिव टिप होता है प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स कंज्यूम करना। प्रोबायोटिक्स वो फूड होते हैं जो अच्छे बैक्टीरियाज को पेट में बढ़ाते हैं। प्रीबायोटिक वो फूड आइटम्स होते हैं जो अच्छे बैक्टीरियाज की खुराक होते हैं और उनको बढ़ने में मदद करते हैं। तो इस तरह से आपके पेट में अच्छे बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ जाएगी, बुरे बैक्टीरियाज की संख्या कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, आपकी गट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी और गट की हीलिंग भी जल्दी हो जाएगी। इससे आपके डायरिया के सिम्टम्स में भी बहुत जल्दी आराम आएगा। अब प्रोबायोटिक्स में क्या क्या आता है, जो अपने फर्मेंटेड फूड होते हैं जैसे कि इडली ढोकला हो गया, दही हो गया, चीज, किमची, डार्क चॉकलेट्स। प्रीबायोटिक में क्या क्या होता है, केला है, बार्ली है, लहसुन, अदरक, एप्पल है, व्हीट के ऊपर का छिलका, व्हीट ब्रांड बोलते हैं वो है। इन सब में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कर्ड राइस। ये आपको बहुत जल्दी रिकवरी में हेल्प करेगा और पचने में भी आसान होता है। तो हमारा तीसरा टिप है ऐसे फूड आइटम्स कंज्यूम करना जो पचने में बहुत आसान हो और जिससे हमारे पेट की जो हीलिंग है वो भी जल्दी हो। तो कौन कौन से फूड आइटम्स है वो उसको लिस्ट बना के रख लीजिए। इनको हमेशा जब भी आपको डायरिया हो पहले दिन से ही इनको खाना शुरू कर दें। क्या क्या है, केला होता है, उसको आप मैश करके घी के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। व्हाइट राइस जो होता है उसमें घी या दही मिलाकर खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। एप्पल बहुत अच्छा होता है। टोस्ट होता है, थोड़ा सा टोस्ट ब्रेड को आप हल्का सा जला के खा सकते हैं। बेक्ड पोटैटोज या मैश्ड पोटैटोज यूज कर सकते हैं। ओटमील है, चिकन सूप है। ये सारे फूड आइटम्स जो हैं ये हेल्दी होते हैं, आपको पचने के लिए भी आसान होंगे, हीलिंग भी अच्छी करेंगे। बस आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में जल्दी जल्दी या फ्रीक्वेंटली खाना है। टिप नंबर 4, ऐसे फूड आइटम्स आपको बिल्कुल जो आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। कौन कौन से हैं, ये वो फूड आइटम्स होते हैं जो या तो पचने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं या तो आपके गट को इरिटेट करते हैं और हीलिंग को इंटरफेयर करते हैं। तो कौन कौन से फूड आइटम हैं, स्पाइसी फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया, शुगरी फूड हो गया जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो लैक्सेटिव होते हैं। हाई फाइबर फूड हो गया, क्योंकि ये आपके पेट को बहुत हाइपर एक्टिव मोड में डाल देगा और अभी हमें अपने पेट को थोड़ा शांत रखना है, तो हाई फाइबर फूड नहीं लेना है। इसके साथ साथ प्रोसेस या पैकेज मीट या फूड हो गया, लेग्यूम्स जैसे कि राजमा, चना, क्योंकि ये भारी होता है पचने के लिए। मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए, पनीर हो गया, ये सब नहीं लेना है। क्रूसीफेरस फैमिली के जो वेजिटेबल्स है जैसे कि ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, ये सब नहीं लेना है क्योंकि इससे पेट में गैस बनती है। नट्स हो गए, रॉ वेजिटेबल्स हैं, फल जैसे कि पपाया, मैंगो, ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। इनकी भी एक लिस्ट बना लीजिए और डायरिया हो तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं खाना है आपको। तो इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं डे 1 से ही तो 2 या 3 दिन में आपको डायरिया से आराम मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। पर कुछ केसेस में ये स्टेप्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको डायरिया में ये रेड फ्लैग साइंस दिखेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। तो वो रेड फ्लैग साइंस क्या क्या है देखते हैं। तो पहला रेड फ्लैग साइन है आपको स्टूल्स ब्लैक कलर के या खून के साथ हो रहे हैं। दूसरा, आपको पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तीसरा, आपको बुखार है वो भी 100 डिग्री से ऊपर। चौथा, आपको डायरिया जो है वो 2 से 4 दिन से ऊपर हो गया, उसके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं। एंड पांचवा, अगर आपको डिहाइड्रेशन का साइन दिख रहा है जैसे कि पीला यूरिन होना, होठ में दरार आना, मुंह सूखा होना, स्किन सूखी और रफ होना, आईबॉल आपके अंदर धंस गई है, बीपी लो हो रहा है, तो ये सारे रेड फ्लैग साइन है। अगर ये दिखे तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। चलिए, तो अब वक्त आ गया है हमारे स्टार क्वेश्चन का। क्या सही में एंटीबायोटिक्स का कोई भी यूज है डायरिया के केसेस में? जवाब है नहीं। बहुत से केसेस में एंटीबायोटिक्स का कोई नीड या जरूरत नहीं होती है। देखिए,
एंटीबायोटिक्स सिर्फ उस डायरिया में काम आएंगे जो डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले डायरिया के केसेस बहुत कम होते हैं और वो बिना बुखार के या बिना बहुत तकलीफ के नहीं होते। तो जिन क्वेश्चन मोर देन 80% केसेस में जो डायरिया बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है, उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं है। अब आप हमसे पूछेंगे कैसे पहचाना जाए कि बैक्टीरिया से होने वाला डायरिया कौन सा है। तो अगर आपको डायरिया के साथ फीवर आ रहा है या आपने स्टूल टेस्ट किया है और उसमें पस सेल्स दिख रहे हैं, तो तभी एंटीबायोटिक्स का यूज है, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स का कोई यूज नहीं है। पर अगर हमने एंटीबायोटिक्स ले लिया तो क्या उससे कोई नुकसान है? हाँ, बिल्कुल नुकसान है। एंटीबायोटिक्स जो है वो अनइंटेंशनली हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरियाज को भी मार देती हैं और इससे हमारी गट इम्यूनिटी कम हो जाती है। आप जानते हैं कि गट हेल्थ जो है वो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स का यूज ज्यादा करते हैं तो ये हमारे पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क को बढ़ा देती है। इसके साथ साथ आप ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स से हमारे पेट को जो भी नुकसान पहुंचा उसको हील होने में 4 वीक से ऊपर का टाइम लगता है। एक स्टडी में यह भी सामने आया है कि जो लोग ज्यादा फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज नाम की एक पेट की तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये वही तकलीफ है जो क्रॉनिक डायरिया का भी कारण है। मोर ओवर, अगर आप रैम्पेंटली एंटीबायोटिक्स को यूज कर रहे हो बिना किसी सोच समझ के, तो इससे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप होने के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके लिए एक फैंसी वर्ड आजकल हम यूज कर रहे हैं, सुपर बग्स। ये डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत मुश्किल चीज होती है क्योंकि ये किसी भी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर्स के सभी व्यूअर्स से मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, अगर जरूरत ना हो तो एंटीबायोटिक्स अपने मन से बिल्कुल मत लीजिए। और मेरी फार्मेसी फ्रेंड से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिना वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी इंसान को आप एंटीबायोटिक्स नहीं दें। अगर हम ये दोनों चीजों का प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हम एंटीबायोटिक से होने वाले रेजिस्टेंस केसेस को, सुपर बग्स के डेवलपमेंट को, अपने पेट में जो हार्म होता है हमारी गट हेल्थ को, उसको, इन सभी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, एंटीबायोटिक्स जो है ना, ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर आपने इसको सही तरीके से यूज नहीं किया तो ये आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। तो बस डायरिया से जुड़ी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कुछ रह गया है जो आपको बॉदर कर रहा है डायरिया से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमें थम्स अप दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ उसको शेयर कीजिए। किसी रीजन से अगर आज तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें अपना सपोर्ट दिखाइए, हमें उसकी जरूरत है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हेल्दी कंटेंट के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशनल हेल्थ वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए।